बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट टाइम में आपके साथ मैं हूँ मेरीन सब्तैन। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दिनों से असद उमर साहब के जाने के हवाले से बातें की जा रही थी और फिर हमने कल ये खबर सुनी, बल्कि काबीना में 5 वजारतों के हवाले से हमने खबर सुनी कि उन्हें तब्दीली की खबर जो है वो ब्रेक होती है। उसके बाद वजारत इत्तलात सामने आती है और वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि काबीना में ये तब्दीली की जो बातें या ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, ये फिर कौन उड़ा रहा है, या फिर क्या कि ये हुकूमत ही ये खबरें इस तरह की उड़ा रही है ताकि किसी और बात पे पर्दा डाला जा सके, या फिर ये ऑपोजिशन की कोई शरारत है। और अगर ऑपोजिशन की शरारत नहीं है और ये खबर सच है तो फिर असद उमर को हटाने के साथ या उनकी वजारत तब्दील किए जाने के साथ असद उमर को लगाने वालों पर भी सवाल उठेगा। ये एक बहुत अहम सवाल है। वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान जो उन्हें दिया गया, तो फिर क्यों दिया गया, बहुत ही अहम ये कलमदान होता है। और फिर ये भी कि आखिर असद उमर के ऊपर वो चार्जशीट क्या है जिसकी वजह से ये अफवाहें जो है जन्म ले रही हैं या ये बातें जो है गर्दिश कर रही हैं। इस सब पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि चंद दिन कबल हमने अपने इसी प्लेटफॉर्म से ये खबर ब्रेक की थी। राना अजीम हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर के, उन्होंने ये खबर दी थी कि ब्यूरोक्रेसी में अहम तब्दीलियाँ होने जा रही हैं पंजाब में। हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त पहले सेगमेंट में राना अफजल रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं, अली नवाज अवान रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे कामरान खान ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, पहले तो आपकी तरफ आ जाते हैं। और ये जो अभी खबरें गर्दिश कर रही थी जिसकी कि तरदीद तो कर दी गई, लेकिन क्या मामलात हैं, क्या आप तो बैठे हुए हैं शहर इक़्तिदार में, क्या खबरें आपके पास? जी मेरी आज जो वजारतों की तब्दीली की बात चली, उसकी तरदीद जो है वो वज़ीर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी की, फवाद चौधरी साहब ने, यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब ने भी उसकी तरदीद की, वज़ीर आज़म के तर्जुमान चंद साहब ने भी उसकी तरदीद की, और बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड फवाद चौधरी साहब ने तो ट्वीट भी कर दिया कि जी इस किस्म की कोई चीज़ें जो हैं वो फ़िल वक्त उनका कोई फ़ैसला नहीं हुआ। लेकिन इन तीनों तरदीदों में जो एक बात कॉमन है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा कुछ आगे नहीं होने जा रहा, उन्होंने कहा अभी ये फैसला नहीं हुआ है। इन तरदीदों के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि जिन ग्राउंड रियलिटीज़ की वजह से ये बातें चली हैं कि वजारतें जो हैं वो तब्दील होंगी, वो तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। हम सब जानते हैं कि वज़ीर आज़म ने अपनी तमाम जितने अरकान काबीना थे उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो 29 तारीख को मांगी गई थी। 15 दिन का उनको वक्त दिया गया था, 2 हफ्ते का टाइम था जो कि अब ख़त्म हो गया है। उनको ये कहा गया था कि अपनी अपनी वजारतों में जो जो आपकी परफॉर्मेंस है वो दें। इसके अलावा हमारे ज़रा ये कहते हैं कि कुछ खुफिया ज़राए से भी रिपोर्ट्स जो हैं वो वज़ीर आज़म ने तलब की थी। तो ये चीज़ें सामने हैं, इस वक्त वज़ीर आज़म के सामने हैं। और इसके अलावा जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, यानी वजारतों की कारकर्दगी के हवाले से जो इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो सबके सामने हैं, तो उसकी तरदीद तो कोई नहीं कर सकता। यानी अगर डॉलर महंगा है या मईशत जो है वो डेट इज़ इन द डोल्ड्रम्स, और इसमें जो बाकी मामलात हैं, दवाओं की कीमतें हैं, वजारत सेहत की कारकर्दगी है, उस हवाले से ये मैं अब इसमें डिटेल में नहीं जा रहा, मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि जिन वजारतों में आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका और जो तब्दीली का समरात हैं वो आवाम तक नहीं पहुँच सके, उन वजारतों से वाकई वज़ीर आज़म की जो खफगी है वो अपनी जगह मौजूद है। वज़ीर आज़म जिन वज़रा की कारकर्दगी से मैं ये तो नहीं कहता कि मायूस हैं, मैं ये कहूँगा कि जी वो उन्होंने खफगी का इजहार किया है, तो वो चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। यही वजह है कि इन बातों को जो है वो ये बातें सामने आई हैं कि जो कैबिनेट है उसमें रीशफल होगी, महकमे भी तब्दील होंगे, कुछ वज़रा को कलमदान उनसे वापस लिए जाएंगे और कुछ नए चेहरे जो हैं वो भी आएंगे। हम सब जानते हैं कि काफ लीग जो है उसकी एक वजारत जो है वो पेंडिंग है, वो उनको मिलनी है। MQM की जानिब से एक वजारत का मुतालबा है, डेट इज़ ऑन द ग्राउंड। और इसके अलावा बलोचिस्तान से हमारी एक पार्टी है, उनका ये कहना है कि उन्होंने मुतालबा कर रखा है कि एक वजारत उनको चाहिए काबीना में। तो ये चीजें आपने बताया एक्चुअली सूरत हाल क्या है, सिचुएशन क्या है। अली नवाज अवान साहब, जिस वक्त हम देखते हैं अभी सेमाई रिपोर्ट भी मंगवाई है इमरान खान साहब ने और कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि बड़ी चिमगोइयाँ हुई थी, बड़ी वजारतें तब्दील होंगी, लेकिन कुछ इस तरह का नहीं हुआ था। अब एक बार फिर से वही बातें हम सुन तो रहे हैं, लेकिन इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज कुछ और तरह की। असद उमर साहब की परफॉर्मेंस के ऊपर जिस तरह से बातें की जा रही हैं
तो शकूक को शुबहात जन्म लेते हैं। अगर ये सच नहीं है, जैसा कि तरदीद आ गई आपकी तरफ से, पीटीआई की तरफ से, अगर सच नहीं है तो फिर कौन ये खबरें उड़ा रहा है, ये ट्रोलिंग कौन कर रहा है, कौन है दुश्मन? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक मीटिंग थी इस्लामाबाद के हवाले से, तो उसमें बड़ा क्लियर उल्टा जब असद उमर साहब आए थे, क्योंकि वो कल रात ही पहुंचे अमेरिका से, तो आज उन्होंने आके अपनी ब्रीफिंग दी, तो उल्टा खान साहब ने उनको बहुत सराहा और उन्होंने कहा कि आपकी मतलब उसको कहने का मकसद यही था कि मतलब उनको अप्रिशिएट किया खान साहब ने। और बाकी उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली जब ये बात हुई तो उन्होंने बिल्कुल ये बात की कि बिल्कुल फेक न्यूज़ है, इट्स ऑल टुगेदर अ फेक न्यूज़। और जो आपने अपने इंट्रो में बात की थी और बिल्कुल कैटेगोरिकली बिल्कुल ठीक बात की थी कि आप देख रहे हैं कि जो हालात इस वक्त नून और पीपल्स पार्टी के चल रहे हैं, JIT के हवाले से, नैब के हवाले से, और जो कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी फवाद चौधरी साहब की, और उसमें जिस तरह के इंकशाफात हैं और वो इस तरह की चीज़ें हैं कि वो डिनाइबल नहीं है, बिल्कुल एक्शनेबल एविडेंसेस हैं जिसमें प्रूव हो रहा है कि किस तरह TTs लग रही हैं। एक बंदा जो अपनी सिर्फ पार्लियामेंट की उसको जो तनख्वाह है उसके ऊपर गुजारा कर रहा है, उसके बेटे हमजा शहबाज शरीफ की 95% जो वेल्थ और उसके एसेट्स हैं वो TT के थ्रू आ रहे हैं, जो सलमान शहबाज शरीफ है उनके 100% आ रहे हैं, जो नुसरत बीबी है उनके 100% आप समझते हैं कि वो उससे नजर हटाने के लिए हम तो ये भी समझते हैं कि शायद जो IMF के साथ डील होने जा रही है और पता नहीं किस तरह के मामला तय किए जाएंगे और पता नहीं कितना एक महंगा ये यानी कि आवाम के ऊपर कितना एक बोझ होगा, आप चाहते हैं उस तरफ नजर न जाए, हुकूमत ये भी तो चाह सकती है ना। हम तो चाहते हैं, नहीं मैरिन बिल्कुल नहीं, हम तो कल इतनी बड़ी हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इतने बड़े इंकशाफात बताए हैं और प्रूफ के साथ बताए हैं, तो हम तो चाहते हैं उसके ऊपर बात हो। वो तो कहते हैं कि आप लोग तो करते इसीलिए है ताकि ध्यान दूसरी तरफ हट जाए। ऊपर बात करना चाह रहे हैं तो पूरी आप अभी देखिए, फिर आपने बिल्कुल इंट्रो में ठीक कहा था कि आप जो ऑपोजिशन है वो ये चाहती है कि कल जो ये चीज़ें हुई हैं वो नहीं चाहते इस चीज़ पर डिस्कस होना, मीडिया इसको ना डिस्कस करे, वो चाहते हैं कि इसको आगे पीछे किया जाए। मैंने इंट्रो में ये भी कहा था कि शायद हुकूमत भी किसी बात पर पर्दा डालना चाहती है ऑपोजिशन की तरफ से। किस बात पे? आप देखिए, हम हाजिर हैं आपके सामने और IMF, मैं आपको बता रहा हूँ देखिए ना, वो मरियम औरंगजेब कह रही हैं, आप लोग बता ही नहीं रहे किन शराइत पर आपने IMF के साथ बातें तय की हैं, बैकडोर आप लोग सारे मामला तय कर रहे हैं और वहां ध्यान ना जाए किसी का, पूछ कौन? अप्रैल में उनका वफ्द आ रहा है, हम तो कह रहे हैं उस पर बात करें, हम तो मीडिया को कह रहे हैं इस चीज़ पे बात करनी बिल्कुल करें। मरियम औरंगजेब को भी चाहिए था कि जो इल्ज़ामात कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगे हैं उनको हमजा शहबाज शरीफ साहब को साथ खड़ा करना चाहिए था, सलमान शहबाज शरीफ साहब को कहना था वो आ जाए इंग्लैंड से, इनके जो दामाद हैं उनको आ जाना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था, उनके जो फ्रंट मैन है नवीद साहब वो 1 अरब की प्रॉपर्टीज़ हैंडओवर कर चुके हैं ये डिपार्टमेंट्स को, उनको आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देना चाहिए था। उल्टा वो दूसरी तरह के इल्ज़ामात लगाने लग जाते हैं। तो हमें कोई हर्ज ही नहीं है, आप अगर IMF पे बात करना चाहती हैं हम हाजिर हैं, अगर आप महंगाई पे बात करना चाहती हैं हम हाजिर हैं, अगर आप असद उमर की परफॉर्मेंस पे बात करना चाहती हैं तो हम हाजिर हैं और हम ये प्रूव करेंगे अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर आया है 80s के बाद तो वो असद उमर साहब आए। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप असद उमर साहब से कहेगा कि वो आए और हमें हमारे सवालात को जरा फेस करें, क्योंकि बड़ी बार हम कोशिश करते हैं लेकिन उन्होंने जाने से पहले जब जा रहे थे वॉशिंगटन, एक इंटरव्यू मतलब जरा कुछ एंकर्स बुला के उन्होंने कुछ बातें बस बताई चीदा चीदा और चले गए। प्रोग्राम्स में आए, हम भी जरा सवालात के जवाब। राना अफजल साहब, आप साबिक वज़ीर खजाना भी रह चुके हैं, आप इस सिचुएशन को जी राना अफजल साहब, आप इस सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं कि शायद अटेंशन डाइवर्ट करने वाली ये बात हो, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि पहले भी इनके जो असिस्टेंट्स ऑन फाइनेंस थे उनको जो कहा गया था और फिर उनको जो बदल दिया गया था, तो ये मामला तो ये यू टर्न्स जो है PTI के साथ जुड़े हुए हैं। बजट भी आने वाला है, बजट से पहले असद उमर साहब को तब्दील किया जाना या फिर बजट के बाद तब्दील किया जाना, दोनों तरफ से क्वेश्चंस तो आएंगे ना हुकूमत के ऊपर। एंड हाउ डू यू टेक इट? किस तरह का ये फैसला होगा, अभी या देर या अभी? देखें, जब जो हुकूमत होती है उसके पास बहुत से ज़राए होते हैं, उनके पास IB होती है, उनके पास एजेंसीज होती हैं, उनको हर चीज़ की खबर मिलती है कि अवाम आज क्या सोच रहे हैं, अवाम की महंगाई का रेट क्या है। हुकूमत के पास सारी उनकी जो उंगलियां होती हैं वो पल्स के ऊपर, नब्ज़ के ऊपर होती हैं कौम की, और उनको फीडबैक मिल रहा होता है और उनको बड़ा इदराक है कि पाकिस्तान में जो उनका मैंडेट था वो आज ख़त्म हो चुका है और उनको काम करना पड़ेगा बेहतरी लाने के लिए। अब ये पैनिक कर गए हैं। इस पैनिक सिचुएशन के अंदर आप पंजाब में देखें कि जो इन्होंने तब्दीलियां की हैं,
जो काम करने वाले लोग थे ब्यूरोक्रेट्स उनको तब्दील कर दिया है और जो काम लेने वाले लोग थे वो बैठे हुए हैं। हालांकि जब आपने हुकूमत चलानी होती है तो आप लीडर, उसको कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जैसे कि आपके चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के थे, वो प्रोजेक्ट बनाते थे कि हमने मेट्रो बनाना है या हमने कोई और चीज बनानी है, उसका वो बंदोबस्त करते थे पैसों का, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते थे और फिर ब्यूरोक्रेसी को और एडमिनिस्ट्रेशन को पुश करते थे कि इसको वक्त के अंदर मुकम्मल कर दो। तो जो दोनों का अपना अपना रोल है, यहां पे इस हुकूमत का अपना रोल कोई नहीं है। ये ब्यूरोक्रेट्स को डंडा देती है कि आप ये काम नहीं हो रहा। और भाई साहब, आपको तो खुद नहीं पता कि आपने करवाना क्या है, तो मुझे बताएं कि इन्होंने ये लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो बात है, अब ये पैनिक हो गए हैं कि इन्होंने अभी तक ना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ना कोई पॉलिसी रिफॉर्म लेके आए हैं, ये बातें करते जा रहे हैं और करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं। वो इल्जामात लोग सुन सुन के तंग आ गए हैं। या तो हमें बता दें कि पहले साल के आखिर में करप्शन का कितना पैसा वापस आ जाएगा, कौम कहेगी जी वाह 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 ये चोरी का पैसा वापस आ रहा है। और ये जो केसेस बना रहे हैं चोरी के हमारे ऊपर, रोज एक स्टोरी सुनाने बैठ जाते हैं। इन्होंने अदालतों में जाना है, एक अदालत, दो अदालत, तीन अदालत, उसके बाद इसका निचोड़ निकलना है कि वो फैसला होता है कि नहीं होता। उस वक्त तक ये स्टोरीबाजी करते रहेंगे। कौन इनकी स्टोरियां सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक हकीकत है, जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो वो पिछली हुकूमत के ऊपर सारा बोझ डाल देती है। इसहाक डार साहब जो है वो पिछली हुकूमत के ऊपर डालते रहे, लेकिन जब मिफ्ता इस्माइल आए तो उन्होंने इसहाक डार साहब को क्रिटिसाइज किया और उसके बाद उनके टाइम के अंदर जो कुछ हुआ, तो असद उमर कहते हैं कि उन्होंने जो 8 माह में तब्दीली लाई उससे कम ही नुकसान मैंने किए 8 माह में। तो फिर ये ऐसा तो होता है ना, हम पिछलों पे तनकीद करते हैं, इस वक्त आपको लगता है कि ये सारा जो गलत हो रहा है वो असद उमर साहब की वजह से हो रहा है, इनकॉम्पिटेंट है, या क्या वजह है? मोहम्मद जुबैर साहब तो कहते हैं सारा बोझ असद उमर के ऊपर डाल रहे, असल गलती तो इमरान खान साहब की है, हुकूमत की गलती है, असद उमर क्या क्या करे? मैं इत्तेफाक करता हूं उनसे। देखें, एक नया वजीर खजाना बनता है, उसको वजीर खजाना का टारगेट, वो अपनी बेहतरी लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो वजीर आजम है वो कह चुका होता है कि मैं खुदकशी कर लूंगा, मैं खुदकशी कर लूंगा अगर IMF के पास गए। अब वो जो एक दरवाजा था असद उमर के पास, इस खुदकशी के बयान के बाद वो बेचारा क्या करता? वो उनको कहता खुदा के लिए खुदकशी ना करें, मैंने IMF के पास जाना है। और आज ये 8 महीने से IMF की एड़ियां रगड़ रहे हैं। मुझे यकीन था कि इस अमेरिका के दौरे के अंदर ये फाइनलाइज कर लेंगे, लेकिन अमेरिका ने अभी, IMF ने इनको मजीद वक्त दिया है कि अगर खुदकशी करनी है तो कर लो, हम अभी आपको और मोहलत दे रहे हैं। लेकिन अच्छा। अब ये जो है अब वो सारा कुछ बिगाड़ पैदा करके और जो मईशत के अहदाफ को खराब करके आज जब जाएंगे तो फिर शरायत IMF की जो पहले थी वो तो नहीं मिल सकती। जो शरायत इनको जून जुलाई अगस्त में मिलनी थी वो आज अप्रैल के अंदर तो नहीं मिल सकती। तो ये यकीनन इन्होंने, इनकी नालायकी है और ये सारा कुछ। अब मुझे बताएं, आपने कहा जी साबका लोगों का कसूर है, आज इन्होंने 13-14 ब्यूरोक्रेट पंजाब में चेंज कर दिए हैं, आज वो कुर्सी पे बैठेंगे, वो ये नहीं कहेंगे साबका जो ब्यूरोक्रेट थे वो बेड़ा कर गए, 9 महीने जो थे उन्होंने तबाही फेरी, कोई काम नहीं किया, हम तो आज आए हैं, कि जो नए आएंगे तो वो क्या करेंगे, और 7-8 महीने तो वो भी कहेंगे कि अभी तो हमें आए हुए 7-8 माह हुए हैं। ये भी एक बड़ी बात है। कामरान खान जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। करके गए हैं जी, चलिए ठीक है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, क्योंकि ये अगर फैसला होता है जिस तरह से कोई इनकी रिपोर्ट, सेमाही की जो रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर डिस्कशन होगी, वो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे, तो इट्स अ गुड जेस्चर, इट्स अ गुड डूइंग कि आप देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बैलेंस रख रहे हैं। ये पोजीशन जो है ये टच एंड गो पोजीशन है, ये ऐसी पोजीशन नहीं है जिस पर आप काम नहीं करेंगे तो स्टे करेंगे। दैट्स वन गुड पॉइंट। लेकिन दूसरी तरफ हम इसकी इंप्लीकेशंस देखें तो क्या क्या नजर आ रही हैं इस वक्त? असद उमर साहब की वजारत का तब्दील होना, फिर दूसरी वजारत और जो 5 वजारतों के बारे में बात की जा रही है, इसकी इंप्लीकेशंस क्या दिखाई दे रही हैं? देखिए, असद उमर के बारे में तो मैं कहूंगा ये हमाकत होगी। पहली बात ये कि जो ग्राउंड रियलिटीज की बात हो रही है और इसी सीक्वेंस में, अगर मैं इसी सीक्वेंस में कह दूं कि इस सारे सिनारियो में हमें नज़र ये आ रहा है कि असद उमर जो हैं शायद वही इज़ इन सेफ जोन। उसकी वजह यह है कि असद उमर की नाकामी जो है वो इमरान खान की नाकामी समझी जाएगी। और अगर आज इस मौके पर जबकि IMF से पूरी डील चल रही है, वो पूरा पैकेज निगोशिएट कर रहे हैं, बजट मुरतब होने वाला काम जो है वो शुरू होने वाला है, इस स्टेज पर आकर अगर आप अपनी इकॉनमी के
ड्राइवर को साइड लाइन करेंगे और उसको चेंज करेंगे, तो ऐसी सूरत में इसका मतलब यह है कि आप एतराफ़ करेंगे कि हाँ उनकी नाअहली थी और वो इकॉनमी को लीड करने की पोजीशन में नहीं थे। तो ये स्टिग्मा जो है वो कतई तौर पे ना इमरान खान अफोर्ड करेंगे, ना ही वो इसे असद उमर के लिए वो अफोर्ड करना चाहेंगे। तो इसलिए जो हमें इशारे मिल रहे हैं यहाँ दारुल हुकूमत में बैठ के वो यही हैं कि इसमें ज़रूर रीशफल ज़रूर होगी, कलमदान ज़रूर चेंज होंगे, कुछ नई इंडक्शंस भी होंगी, लेकिन उस सारे सिनारियों में असद उमर जो है वो सेफ जोन में नजर आता है। ठीक है, वजीर मुमलिकत का कलमदान जो है वो तो जरूर होता दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया कामरान, इस सेगमेंट में आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। क्रिटिक्स तो ये भी कहते हैं कि असद उमर शायद अपनी मार्केटिंग, जिस तरह अभी राना अफजल ने भी कहा कि अपनी मार्केटिंग शायद अच्छी करते रहे, लेकिन काबिलियत उनके अंदर मईशत के हवाले से शायद उस तरह से नहीं थी। लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर जितना होता तो वो अपनी यूसी से, जहाँ पे वो कराची में रहते हैं, शायद वहाँ से ना जीत पाते, लेकिन इस्लामाबाद से वो अलबत्ता ज़रूर जीत गए। और जहांगीर तरीन को भी कई क्रिटिक्स जो है पीटीआई के अंदर वो ये कहते हैं कि शायद वो मईशत को असद उमर से ये बेहतर समझते हैं, मईशत को जानने वाला। ये तो वो सारी क्रिटिक्स हैं जो कि इस वक्त हो रही हैं, जिसकी वजह से ये अफवाहें जो है जन्म ले रही है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो ज़रा जायज़ा लेंगे कि असद उमर जो है उनके ऊपर चार्जशीट बेसिकली है क्या, और मईशत को भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। IMF और FATF की भी थोड़ी बात करेंगे और हमें ज्वाइन करेंगे मुज़म्मिल असलम, माहिर मुआशियात, हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ऐसा लगता है कि असद उमर का जाना ठहर गया है। बेशक तरदीद हमने जैसा कि पिछले सेगमेंट में भी कहा कि आई है पीटीआई की जानिब से, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, हालात और वाक़यात है, कुछ इस तरह की पिक्चर ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। मुज़म्मिल असलम, माहिर मुआशियात भी इस वक्त इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल असलम साहब, अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें, क्योंकि जब बात की जाती है असद उमर की परफॉर्मेंस की बात की जाती है, FATF की बात की जाती है, IMF में देर से क्यों गए, किस तरह के मामला तय पा रहे हैं, डॉलर हम देखते हैं ऊपर जा रहा है, सोने की कीमत ऊपर जा रही है, गरीब के ऊपर जो बोझ है वो बढ़ता चला जा रहा है, लोगों की चीखें निकल रही हैं, और इन चीखों के दरमियान पे इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि शायद असद उमर इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, जिसकी वजह से शायद अब इमरान खान साहब ये फैसला कर लें। उनके वापस आने के बाद हमने अपने एक प्रोग्राम में जिक्र भी किया था पहले कि शायद ये फैसला होगा। आप क्या देखते हैं कि चार्जशीट की अगर बात करते हैं असद उमर के ऊपर, आपको जो एक कहा जाता है और जो असल में चार्जशीट उनके ऊपर अगर कोई बनती है तो वो है क्या? देखिए, उन पे चार्जशीट ये बनती है कि उन्होंने पाकिस्तान को बेल आउट क्यों करा दिया, पाकिस्तान को बगैर IMF में जाए बगैर जो है उन्होंने पाकिस्तान को बैंक करप्सी से क्यों बचा लिया, और उन्होंने जो है बहुत कम टाइम पे बहुत सारे फैसले क्यों ले लिए, ये चार्जशीट बनती है। उन्होंने जो है अपनी पॉपुलैरिटी को बैक बर्नर पे रख के पाकिस्तान और उसके मफाद के लिए खुद क्रिटिसिज्म लेकर, बहुत आसान था उनके लिए, वो IMF पे चले जाते। आज ही मैं डेटा देख रहा था, पाकिस्तान 1950 से IMF का मेंबर बना है, कुल 30 दफा पाकिस्तान IMF पे गया, और कुल मिला के 19.56 अरब डॉलर जब से पाकिस्तान बना है हम IMF से लेते रहे। 8 दफा पीपल्स पार्टी गई, और तकरीबन 4 दफा या 5 दफा PMLN गई IMF के प्रोग्राम में। तो ये जो इससे पिछली हुकूमतें थी, या तो ये पहली दफा हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हो। लेकिन मुज़म्मिल असलम साहब, असद उमर और उनके जो खान साहब है, इमरान खान साहब, वो तो कहा करते थे ना कि हम नहीं जाएंगे, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि समथिंग डिफरेंट वुड हैपन दिस टाइम। देखिए, वो उन्होंने कहा कि हम IMF में नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा हम कर्जा नहीं लेंगे, उन्होंने कहा हम एमनेस्टी स्कीम नहीं देंगे, फिर उनको दिन सब कुछ करना पड़ गया जो वो कहते थे हम नहीं करेंगे, चले वो करना पड़ भी गया। तो ये जो कहा जा रहा है कि ये जो इतना टाइम उन्होंने लिया, तो क्या फवायद उन्होंने हासिल किए, क्या बेहतर हो गया? हमें तो इतनी इमदाद भी मिल गई, उसके बावजूद भी, इमदाद तो नहीं, लोन मिल गया, उसके बावजूद हम वहीं के वहीं खड़े। अगर आपको अंदाजा हो कि पाकिस्तान के इस साल का जो फाइनेंसिंग गैप कितना था, तो शायद ये सवाल आप इसको इस तरह पोर्ट्रे करती कि किस तरह इन्होंने, ये क्या जादू हो गया, ये मिरेकल हो गया कि इन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। तकरीबन 32 अरब डॉलर पाकिस्तान का खजाना जो छोड़ के गए थे, 10 अरब डॉलर, और 32 अरब डॉलर की अदायगियां थी। मुझे आप बताएंगे 22 अरब डॉलर कहाँ से लाते? मुज़म्मिल असलम साहब, जो पैसे की कीमत नीचे गई तो हमारे कर्जे कहाँ पहुंच गए, ये भी तो देखिए ना। देखिए, कर्जे से उतार रहे हैं। अगर आप नेट बेसिस पे देखें तो कर्जे बढ़ नहीं रहे। मैं आपको मिसाल आम आदमी की जबान पे समझा देता हूँ
कि अगर एक आदमी ने 1 लाख रुपए कर्जा देना और उसके पास कर्जा उतारने के लिए पैसे नहीं है, अब उसने 1 लाख रुपए का कर्जा लेके पुराना कर्जा उतार दिया, उसका मतलब ये नहीं कि कर्जा आपका 2 लाख हो गया, आपका कर्जा 1 लाख ही है लेकिन आपने पुराना कर्जा 1 लाख का उतार दिया है। तो ये कर्जे से कर्जा उतार रहे हैं, ये खर्च नहीं कर रहे, शाह खर्चियां नहीं कर रहे, ये उससे जो है गुंजाइश ही नहीं है ना शाह खर्चियों की। कुछ होगा वो कुछ होगा तो कुछ करेगी ना शाह खर्चियां। ये चले बता दे, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो चढ़ाई की जा रही है इस वक्त असद उमर साहब पर वो बिल्कुल गलत है। ही इज गोइंग गुड, ही इज डूइंग ग्रेट। आई थिंक द वे ही परफॉर्म्ड और जितना प्रेशर में परफॉर्म किया है, शायद पाकिस्तान के मैंने किसी फाइनेंस मिनिस्टर को सिर्फ परफॉर्म करते नहीं देखा। आप असद उमर की बात छोड़ें, आप पाकिस्तान से छोड़ें, आप अमेरिका से बेस्ट बंदा लाके बिठा देते, अगर इससे अच्छे नताइज दे देता तो मैं मान जाऊंगा। मैं 15 साल से मईशत देख रहा हूं और जिस हालात में मईशत आ गई थी, ये बहुत ही जिसे कहते हैं कि टफ टाइम था और उसमें जो है सलाम है जिस तरीके से इन्होंने बाहर से पहले पैसे अरेंज किए। आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं मुजम्मिल असलम साहब की, वो कहते हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं जो इस करंट सिचुएशन में दी जा सकती है। अली नवाज अवान साहब आपकी तरफ भी आऊंगी इनके बाद, क्योंकि वो आप सबकी बात सुन के फिर आप जवाब दीजिएगा तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, वरना आपको तिश्नगी लगेगी। राना अफजल साहब क्या आप कहते हैं? अफजल साहब को मैं सुन चुका हूं पहले। जी आप एक सेकंड में आपकी तरफ आती हूँ। जी राना अफजल साहब, यू एग्री विद हिम मुजम्मिल असलम साहब जो कह रहे हैं? मैं आई डोंट एग्री विद हिम। अगर बहुत अच्छा हमने परफॉर्म किया होता तो आज हमारी मईशत की ये हालत ना होती और हम कशकोल लेके दर बदर ना फिर रहे होते। और 8 महीने के अंदर देखें, ये जो हमने एक नया तरीका ईजाद किया भीख मांगने का, वो किसी भी खुददार कौम के लिए अच्छा नहीं है। और बहरहाल उसका जो रिजल्ट आया हमारी कौम के ऊपर साइकोलॉजिकल, वो हमारी कौम डिप्रेशन में चली गई। बहरहाल ये चीजें अपनी जगह है। मुझे बताएं कि असद उमर साहब ने टैक्स कलेक्शन में, पॉलिसी में क्या रिफॉर्म किया? अगर दो इदारों को, पॉलिसी को और टैक्स को सेपरेट कर दिया तो उन इदारों ने सेपरेट होके क्या आपको रिजल्ट दिया? इन्होंने टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए हुकूमत के अवलीन टाइम में लेकर आ रहे हैं, आप लोग तो आखिरी टाइम में लेकर आए, तो कुछ बेहतरी तो होगी ना फिर? हमारी जो टैक्स एमनेस्टी थी उसका 160 अरब का इन्होंने फायदा उठाया। बहरहाल ये ले आए, अल्लाह करे कि वो कामयाब हो। परसेंटेज आपने दी थी उसमें फायदा तो मिलना था ना, उस परसेंटेज पे भी वो सर पीट रहे हैं। तो इन्होंने जो टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए, टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए मुझे कोई रिफॉर्म नजर नहीं आया। ये एक सबसे बड़ा चार्ज है जो ये हमारे ऊपर लगाते थे और मेरा ख्याल था कि ये जब आएंगे तो टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए। दूसरा, इन्होंने सेक्टर बेस्ड पॉलिसी बनानी थी कि हर सेक्टर के लिए एक पॉलिसी आती है और उसके मुताबिक टैक्सेशन इंप्रूव होती, वो भी इन्होंने नहीं किया। आज जो करंट पोजीशन में, आज की आपको बात बताता हूं कि फैसलाबाद का टेक्सटाइल सेक्टर आज सरापा एहतजाज है। और वो क्यों है कि आज इन्होंने टेक्सटाइल का जो यान है, जो धागा बनता है, उसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे रहे हैं। और पाकिस्तान में ऑलरेडी वो धागा शॉर्ट है और आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पाकिस्तानी यान इस्तेमाल करती है और इंपोर्ट भी करती है। अगर इन्होंने पाकिस्तानी धागे को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी, जो कि ये दे रहे हैं, अगर आप वो इसको बड़े-बड़े पैराए में बता दें कि बेसिकली असद उमर साहब में क्या इनकॉम्पिटेंसी है, क्या ऐसा है जो एक वजीर खजाना के अंदर होना चाहिए जो उनमें नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस में क्या वो चीज है जो मिसिंग है? पैराए में बताता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कौम को कॉन्फिडेंस नहीं दे सके, कौम का कॉन्फिडेंस विन नहीं कर सके कि ये रिजल्ट दिवालिया होने वाला है और पाकिस्तान को मायूसी में धकेल दिया। ठीक है, मायूसी में धकेल दिया इन्होंने। और आपका इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो पीछे हट गया, आपकी स्टॉक एक्सचेंज गिर गई, जो कि एक इंडिकेटर होता है कि आपका बिजनेस कम्युनिटी का आपके ऊपर एतमाद है या वो बिजनेस कम्युनिटी अपना एतमाद आपके ऊपर खत्म कर चुकी है। वो चीजें जो है वो नहीं कर सके। ये काम दिस इज वन मेजर थिंग जिसे आप समझते हैं कि वजीर खजाना को ये नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं जरा आगे बढ़ती हूं। काम करने में उनके अंदर सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान था। चलिए ठीक है। और हमें ऐसे लगता है कि सबसे ज्यादा सपोर्ट उनको शायद इमरान खान साहब की है। अली नवाज अवान साहब, आपने बड़ी तसल्ली के साथ और बड़े वो मैं कहूंगी कि बैठकर सुकून से सुन ली सबकी बातें। जरा उनका भी जवाब दीजिएगा, जरा इसका भी जवाब दीजिएगा कि ये जो बात कर रहे हैं अभी राना अफजल साहब, वो ये कह रहे हैं कि असद उमर साहब को जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, जो उन्होंने सबसे गलत किया वो अवाम का जो मोराल डाउन किया, लोगों को कहा कि हमारा दिवालिया होने वाला है, उन्होंने अमेरिका को खुश किया, उन्होंने IMF के लिए सब कुछ किया, पैसा नीचे गया, डॉलर ऊपर गया, सोना ऊपर गया, ये सब कुछ किया असद उमर साहब ने।
अच्छा थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा कि मैं 4 बंदों के बाद मेरी बारी आई है और आपने बड़ी मेहरबानी की है। जिसके खिलाफ इल्जामात है उसको जवाब देने का आप हक ही नहीं दे रही। राना अफजल साहब की तो माशाल्लाह जितने मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत हंसी आ रही थी। और देखें एक गवर्नमेंट जो आती है डेमोक्रेटिकली वो 5 साल के लिए आती है और वो 5 साल का बजट देती है। इन्होंने माशाल्लाह 5 साल में 6वां बजट दिए देखे गए थे, वो इलेक्शन था इनका, और उन्होंने जिस तरह उसमें ज़्यादतियाँ की और जिस तरह फिगर फजिंग की, उसमें हफीज़ पाशा साहब की बुक आई, अगर आप वो पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा। मैं सिर्फ थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी वो $2.5 अरब का छोड़ के गई थी, इन्होंने माशाल्लाह $19 अरब पे पहुँचा दिया। ट्रेड डेफिसिट आपका $32 अरब पे पहुँचा दिया। इम्पोर्ट्स आपकी $60 अरब पे पहुँचा दी। पीपल्स पार्टी $25 अरब पे एक्सपोर्ट्स छोड़ के गई थी और ये $23 अरब पे ले आए। और ये पहली दफ़ा कहते हैं जो उन्होंने, वो भी फर्स्ट है कि हमारी जो ग्रोथ बढ़ रही थी वाहिद ग्रोथ थी जिसमें एक्सपोर्ट कम हो रही थी, इंपोर्ट ज़्यादा हो रही थी और आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही थी और आपकी ग्रोथ बढ़ रही थी। आप मुझे ये बात बताएं कि कौन सा मुल्क, हाँ ये बात उन्होंने ठीक किया है कि असद उमर पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट नहीं लेके आ सके जिससे पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग हो सके, पाकिस्तान से पैसा जो चोरी का है वो बाहर भेजा जाए फेक अकाउंट से और टीटीज के जरिए पाकिस्तान में पैसा वापस लेके वापस आया जा सके। उनकी बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने कहा कि IMF के साथ जो मैं एग्रीमेंट करूंगा वो अपनी टर्म्स पे करूंगा। आपको याद होगा कि इसहाक डार साहब ने अपने हर दूसरे महीने, पहले तो जब 2009 में पीपल्स पार्टी के साथ आए थे तो उनका बयान बहुत मशहूर हुआ था, उस पर माशाल्लाह इसी तरह का प्यार था इनका पीपल्स पार्टी के साथ। कोलिशन गवर्नमेंट में ये फाइनेंस मिनिस्टर बने थे और उन्होंने पहला बयान ये दिया था कि मुल्क दिवालिया हुआ है। आपके साथ माहिर माशिया साहब बैठे हुए हैं, उनसे ज़रा पूछें कि इस मुल्क में जब हम लोग आए हैं तो हमें शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पे करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। जिस मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट $19 अरब पे छोड़ के गए हो, एक आपने ओवर वैल्यू डॉलर रखा हो 105 के ऊपर, $25 अरब आपने कर्जे की सूरत में, डॉलर्स कर्जे की सूरत में लेके ओपन मार्केट ऑपरेशंस करके उसको स्टेबल रखा हो, और उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब आए हैं वो उसकी क्रिटिक करें और उसको डिवैल्यू करें, 118 पे लेके जाएं। हमें तो ये समझ नहीं आती कि इसहाक डार साहब ठीक थे इनकी नज़र में कि मिफ्ता इस्माइल साहब नवाज शरीफ के आंखों का तारा थे, शायद वो बुरे होंगे क्योंकि वो उनका फैमिली रिलेशन कोई नहीं था उनके साथ, वो तो हमेशा एक मिनॉरिटी की तरह चलाया उन्होंने। ये इकोनॉमिक हिटमैन साहब ने जिस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी को धचके दिए, जिस तरह इसको लूटा, जिस तरह बेदर्दी से ठीक है मतलब लोन की अमाउंट को यूज किया है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले नहीं हुआ। आप ये देखें कि आज हम लोग जब कहते थे फॉरेन IMF जो है उनकी हर टर्म्स उनकी चीजों को मान लें, पुटिंग असाइड दीज थिंग्स, बात तो असल ये है ना, हम तो बात करें असद उमर साहब की, हम उनकी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, जो बड़े बड़े दावे थे हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इस्लामिक ममालिक से जिस तरह उन्होंने हमें हेल्प किया है हमने इस तरह उसको चलाया है, और इंशाल्लाह ताला अब जो हमारा 6 से 7 अरब डॉलर का जो हमारा एक हमारा एग्रीमेंट हो गया उनके साथ, चले होपफुली ये एग्रीमेंट जो है वो जरा आसान शराइत पर ही होगा, जब शराइत हमारे सामने आएंगे, अभी तक तो कुछ पता ही नहीं कि शराइत है क्या, बेसिस पे ठीक होने जा रही है। चले ठीक है, कुछ अरसे के लिए तो वो कह रहे हैं ना कि पेट पे पत्थर बांधने पड़ेंगे। ठीक है ठीक है, मुझे ब्रेक पे जाना है, और नहीं मुझे ब्रेक पे जाना है। 4 बंदों के बाद आपने मुझे टाइम दिया, नवाज अमान साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? 2 मिनट्स मोर। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पिछले, चलिए ठीक है, हमें क्योंकि ब्रेक पे जाना है, और आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बड़ी हालात जो हैं वो ख़राब थे, सबको नज़र आ रहे थे, सामने हैं, लेकिन फिर हमें एक एतमाद भी था, प्लानिंग स्ट्रैटेजी, इमरान खान साहब जिस तरह बताते थे हमें लगता था बड़ा होमवर्क है, 22 साल उन्होंने एक जद्दोजहद की थी, तो इसमें वो हम देखते थे, चाहते थे कि नज़र आए वो होमवर्क हुआ हुआ। एनीवेज बजट भी आने वाला है, और बजट के आने से पहले अगर असद उमर साहब को चेंज किया जाता है, उनकी वजारत तब्दील की जाती है, उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, या फिर बजट के बाद अगर किया जाता है तो फिर उस पर सवाल ये होगा कि क्या बजट जो है जिसको कि आप समझते थे कि एक इनकॉम्पिटेंट बंदा है, आपने उसके जरिए बजट दिलवाया इस मुल्क को। एनीवेज ये बहुत से सवालात होंगे जो आने वाले वक्त में जन्म लेंगे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो अपनी दूसरी अहम स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी में जो इस वक्त बहुत सी चेंजेस हो रही हैं, जो तब्दीलियां आ रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। तीसरा IG पंजाब इस 8-9 माह के अंदर पंजाब में लग जाता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? हमने अपने ही प्रोग्राम में ये खबर ब्रेक की थी आज से 1 हफ्ता कबल। आपसे बात करते हैं इस पर एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं, इस हवाले से इसी प्रोग्राम में आज से एक हफ्ता कबल राना अजीम साहब ने एक खबर ब्रेक की थी, कुछ तफसीलात उसकी बताई थी। ज़रा आपको पहले सुनवाते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अच्छा, वो जो ब्यूरोक्रेसी की बात है, जरा उस बारे में बताइए। क्या कोई हार्ड एक्शंस लेने जा रही है हुकूमत इस वक्त? जो नहीं मानेगा अब उसके साथ सलूक जो है वो भी सही नहीं होगा। जी मैं बिल्कुल बता दूं, पंजाब का होम सेक्रेटरी, पंजाब का चीफ सेक्रेटरी तब्दील होने जा रहे हैं। 3 वफाकी तगड़े जो है सेक्रेटरी वो तब्दील होने जा रहे हैं। पंजाब में बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर तबादले शुरू होने लगे हैं। बहुत से ब्यूरोक्रेट ऐसे थे जिनके हवाले से बाकायदा एक रिपोर्ट गई है कि इन ब्यूरोक्रेट्स ने बाकायदा अपने ग्रुप बना रखे हैं और उस ग्रुपिंग में वज़रा को भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि वफाक की सतह पर और सूबा पंजाब की सतह पर बाकायदा तबादले होंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, ये 2 मैं नाम ले रहा हूँ। उसके अलावा 4 नीचे बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो है पंजाब में है, 3 वफाक में है और 1 पुलिस काला अफसर वो भी तब्दील हो रहा है। और ये इसलिए तब्दील हो रहे हैं कि इनके हवाले से बाकायदा रिपोर्ट्स गई हैं कि जी नाज़रीन, राना अज़ीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियोज़ में। राना अज़ीम साहब, ये खबर तो आपने इस महीने के आगाज़ में ही 1 तारीख को ही आपने ये ब्रेक कर दी थी। अभी जो बात एक ज़हन में आती है वो ये आती है कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए थे और नहीं भी आए थे तो उस वक्त ये कहा जाता था कि जी नीचे तो वही लोग हैं, वही वज़रा हैं, वही सारी लॉट है, तो कहा जाता था कि जी एक ऊपर बंदा सही हो तो नीचे सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद जब वो हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर नीचे जो बंदे ठीक काम नहीं कर रहे थे तो इन्हीं के वज़रा प्रोग्राम्स में बैठ के कहते थे कि जी सब नीचे खराब हो तो फिर ऊपर बेचारा एक बंदा क्या करे। तो फिर अब ये जो पूरी लॉट इस वक्त जो लाई जा रही है, जो खबर हमारे सामने है, ये तो वही लोग हैं जो शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करते थे, जिनको क्रिटिसाइज किया जाता था। तो फिर व्हाट्स द पॉइंट? इस चेंज का मकसद क्या है, होगा क्या? चेंज का मकसद ये होगा मैं आपको आप इस प्रोग्राम में भी एक चीज़ ब्रेक करता चलूँ कि जिन लोगों को तब्दील किया गया है और जिनको लाकर पंजाब में लगाया गया है, इनमें से 2 बड़े नाम जो है वो भी अनकरीब 1 महीना भी यहाँ पे नहीं गुजार सकेंगे, उनको भी तब्दील कर दिया जाएगा। अगर आप ज़रा नामों पे गौर करना शुरू करें, आप देखें कि यहाँ पर जनाब नसीम सादक साहब, अब नसीम सादक साहब को फूड के महकमे में लेकर आए हैं। नसीम सादक साहब मियाँ शहबाज शरीफ के सबसे करीब तरीन साथियों में शुमार होते थे। अच्छा। अब्दुल्ला सुंबल, नबील, ये जितने भी लोग, आप जितने नाम लेते जाएं, ये सारे वो लोग हैं जिन्हें कहा जाता था कि मियाँ शहबाज शरीफ की वो टीम जो हचीमा की तरह जिन पर बहुत ज़्यादा एतबार था, ये सारी टीम वही है। अब इस वक्त पंजाब के अंदर जैसे ही इन लोगों के तबादले हुए, इन लोगों की तैनातियाँ हुई, उसके बाद पंजाब में ही तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक रस्साकशी शुरू हो गई है। एक बड़े ग्रुप ने इस पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। उसने कहा है कि जनाब अगर लाना ही था, इन्हीं लोगों को लाना था, तो फिर पहले इन पर इल्ज़ाम क्यों लगाए गए थे? इनमें से तीनों ऐसे लोग हैं जिनके मतलब बाकायदा तहरीक इंसाफ की अहम शख्सियात ने अब मुख्तलिफ अदवार में अपनी तकारीर के अंदर, अपने बयानात के अंदर कहा है कि ये लोग देखें, एक पे तो इल्ज़ाम लगा जी ना, अब इसने रिंग रोड जो है इसके इर्द गिर्द जितनी ज़मीनें हैं ख्वाजा सादर रफीक के साथ मिलकर लेकर दी। एक के साथ इल्ज़ाम लगा, एक पे इल्ज़ाम लगा जनाब ये तो बिल्कुल उनके घर का बच्चा, उन्हें तीसरा बेटा कहा जाता है। एक पे इल्ज़ाम लगा कि उससे फला कहा जाता है। तो अब वही लोग यहाँ पे आ गए हैं। जिसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा ये, चूँकि चीफ सेक्रेटरी भी जा रहे हैं, सब काफ़ी तब्दीलियाँ हैं। इसके अलावा 12 सेक्रेटरीज तब्दील हो रहे हैं, DPOs तब्दील हो रहे हैं, उसके अलावा DCOs तब्दील हो रहे हैं, IG तब्दील हो गए जी। चलेगी अब चलेगी, वो भी शहबाज शरीफ साहब के टाइम के उन्हीं के चले उन्हीं के लिए मैं एक और चलता जाऊं, उन्हीं के ही नहीं है, बड़े मोहतरम है, लेकिन साहिबान नामी एक शख्स है जो ख्वाजा साद रफीक का पैरागॉन में पार्टनर है, इनके ये बड़े करीबी अजीज भी हैं। ठीक है, अली नवाज अबान साहब, क्या क्राइटेरिया क्या है ये इस सिलेक्शन का, और क्या शिकायत थी उनसे जो इनसे नहीं होंगी, और ऐसा क्या डिफरेंट ये परफॉर्म कर देंगे, और क्या ये वही नहीं है जो उस टीम का हिस्सा थे जिनको आप बड़ा नापसंद करते थे, जिन पे आप क्रिटिसाइज करते थे? क्राइटेरिया है क्या इस सिलेक्शन का? अच्छा, आपने पहले मैं इस बात का जवाब देता हूँ। मैं ज़रा बात कर रहा था क्योंकि आपने बहुत थोड़ा टाइम दिया, 50 स्पीकर्स हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था ताकि राना अफजल साहब को याद हो, उनको तो खैर पता है कि उन्होंने क्या किया इस मुल्क के साथ, कि इस मुल्क में 1150 अरब रुपए के स्टेट एंटिटीज़ लॉस छोड़ के गए थे ये, और सिर्फ आखिरी साल में सिर्फ गैस और बिजली की मद में 600 अरब रुपए का नुकसान छोड़ के गए थे। पीपल्स पार्टी एक डिपार्टमेंट छोड़ गई थी
जो गैस का था कि वो आपका लॉस में था। हमें याद है और हम अपने हर प्रोग्राम में ये याद दिलाते रहते हैं, ये हम याद दिलाते रहते हैं। नहीं 157 अरब रुपए का वो लॉस छोड़ के गए हैं। ये पहली दफा होने जा रहा है कि आप देख क्या रहे, अब करते क्या है, लीडर और हुक्मरान में फर्क क्या होता है। जो लीडर होता है वो आगे आने वाली जनरेशन का सोचता है और हुक्मरान अपना आगे वाला इलेक्शन देख रहा होता है। इन्होंने अगले इलेक्शन के लिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, पर एक फैसला ये करता है और एक अल्लाह करता है, और ये फैसला इनके सामने, इनका मुहासबा जिस तरह हुआ है इस दफा, और इंशाअल्लाह ताला ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियों की तो जरा बात छोटी जमात रह जाएगी। अब दूसरी तरफ मैं आता हूं, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं, देखें हमने गवर्नमेंट ने अपनी रिट कायम करनी होती है और किसी ना किसी सूरत में करनी होती है। ये देखें, अगर आपका ब्यूरोक्रेट्स, आपका जो एग्जीक्यूटिव है, अगर आपकी पॉलिसीज को सही तरह इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, तो ये पॉलिसी उस विजन के तहत अगर वो समझते हैं या वो स्लो हैं या वो काम नहीं कर रहे या कोई और चीजें हैं, तो आप उनको रिप्लेस करते हैं, चाहे एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, बहुत दफा करते हैं और ये होता है। पहले पंजाब किसी और तरह चल रहा था, वन मैन शो था पंजाब के अंदर, 26 मिनिस्ट्रीज एक बंदे के पास होती थी और वो भी अपने इकरा परवर, जिनके साथ बड़े बड़े उनके, मैं छोड़े बात, जो बात चली गई वो चली गई, बट इस दफा प्रॉपर्ली देखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, हर मिनिस्ट्री को देखा जा रहा है, पॉलिसीज दी जा रही है। कह रहे थे कि हम पॉलिसीज क्या दे रहे हैं, तो पाकिस्तान में पहली दफा चैरिटी ड्राइव स्टार्ट की है, एहसास के नाम पे हमने प्रोग्राम शुरू किया है, गरीब का सोचा जा रहा है, हमने प्रोग्राम लॉन्च किया हाउसिंग का। लोगों ने बड़ा ब्यूरोक्रेसी की तो जरा बात कीजिए ना, इसमें ऐसा क्या डिफरेंट है? यानी आप लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो टीम थी वो एक अच्छी टीम थी, वो लोग जो पहले बुरे थे अब वो सब अच्छे हो गए, ये कोई डिफरेंट परफॉर्मेंस देंगे? फिर देखिए, मैं खुद देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं एक सिविल सर्वेंट का बेटा हूँ, मेरे अबू ब्यूरोक्रेट थे, मेरी बहन ब्यूरोक्रेट है। देखिए, ब्यूरोक्रेट पे आप ये लेबल नहीं लगा सकते ये उस टीम का हिस्सा था, वो सरकार का नौकर, वो सरकार का सर्वेंट है और उसने अपनी एबिलिटी पे सर्व करना है और अपनी एबिलिटी पे नहीं करना है। देखिए, हमारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने वाली हैं जिसके ऊपर हमने पूरी एक कमेटी बिठाई हुई, आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारी हम तो अली नवाज साहब माजरत के साथ हम तो उन ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं जो फायदे उठाते रहे, 4 टर्म्स उनके साथ उन्होंने गुजारी है, ये 3 टर्म्स उनके साथ गुजार चुके हुए, ये तो वो लोग हैं। 35 साल हो गए इनको इस पाकिस्तान पे हुकूमत करते, इस बादशाहों की तरह इन्होंने चलाया है, तो मसाइल तो है, इसीलिए तो पाकिस्तान का इतना बुरा हशर हुआ था जिस तरह हमने इसको बीच में से निकाला है। आपके पास देखें एक नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स अवेलेबल है, आपने उन्हीं में से चूज करना है ना, और हर एक ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह किसी ना किसी को सर्व किया हुआ है, तो यू डोंट हैव अदर चॉइसेस। तब्दील करके आपके साथ वफादारी ले आए, ग्रेड के मेरे पास अगर 100 मुलाजिम है, वफादारी देखिए, फिर ये वफादारी इज अ रॉन्ग वर्ड, मैं इसको इस तरह लेता हूं। राना अफजल साहब, हमें तो अली नवाज साहब की बातों से भी ये तासुर मिल रहा है, इसी तरह चेक किया जाता है। ठीक है, जो तब्दीलियां आई हैं, जो तब्दीलियां लाई जा रही हैं, जो आईजी पंजाब जो तीसरी बार आ रहे हैं, हमें तो ये तासुर मिल रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब और उनकी काबीना ये रियलाइज कर रही है कि वो लोग जो शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करते रहे थे वो अच्छे लोग थे, वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, फाइनली दे हैव टू गो विद देम, उनके साथ ही मूव करना पड़ेगा। देखिए, पीटीआई के जो मेंबर साहिबान हैं, जो इनका बहस करने का तरीका है, उसके अंदर वो एक मिसाल है कि हेड्स दोनों लोगों के साथ, आई विन, टेल्स यू लूज। देखिए, फिर बात नहीं आ रहे, इनका बहस करने का तरीका ये होता है कि हेड्स आई विन, टेल्स यू लूज, यानी दोनों तरफ का आर्गूमेंट देके ये अपनी वर्बोसिटी से झाड़ते हैं। ब्यूरोक्रेसी क्या है? आपकी एक टीम वर्क है, और अगर वो दोनों मिलकर टीम नहीं काम कर सकती तो काम नहीं होगा। लेकिन जो लीडरशिप है, उन्होंने प्रोजेक्ट देना होता है। आज पंजाब के मिनिस्टर हैं हाउसिंग के, महमूद रशीद साहब, उनको आप पैसे नहीं देंगे, उनको आप प्रोजेक्ट का डिजाइन नहीं देंगे, उनको आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने नहीं देंगे, कल को कहेंगे जी उसने काम नहीं किया, तो जो और फिर वो ब्यूरोक्रेट को चेंज कर देंगे कि ये नालायक है जी, घर नहीं बने। तो इस किस्म के जो जहालत वाले काम हैं वो आज हो रहे हैं। टैक्स कलेक्शन नीचे चली गई, जो रिफॉर्म्स आने थे वो नहीं हुए, जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो नहीं हुई, मतलब ब्यूरोक्रेट्स को ब्लेम करके ये असल में ना हमें ये भी नहीं समझ आ रही कि असल में आपकी भी हुकूमत आई, उनकी भी हुकूमत आई, ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस होंगी, आईजी पंजाब तीसरी बार तब्दील हो रहे, अवाम को इसमें क्या मिल रहा है, उधर क्या डिलीवर हो रहा है? राना अजीम साहब,
जरा थोड़ा आप मुझे बिल्कुल समझा कुछ दें, नहीं क्योंकि मिल रहा। मुझे नहीं समझ आई अभी तक, ना मुझे अली नवाज अवान साहब की बात से समझ आई, ना मुझे राना अफजल साहब की बात से समझ आई। मुझे ये नहीं समझ आता कि वो लोग जो कभी सही नहीं थे वो एकदम से सही कैसे हो जाते हैं। वो लोग जो अभी तक काम कर रहे थे वो अब जाएंगे, नई टीम आएगी, नई टीम 7, 8, 9, 10 माह लेगी समझने में, वो कहेगी हम तो अभी नए आए हैं, फिर वो क्या डिफरेंस देंगे? देखें जी, एक तो आवाम को कुछ नहीं मिल रहा, ना आवाम को कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो इस वक्त हालात हैं, जिस नई टीम को ये लेकर आए हैं, उस नई टीम के लिए कोशिशें काफ़ी देर से जारी थी कि एक शख्स के लिए उसको DGLDA बनाने के लिए, एक को इससे पहले सेक्रेटरी खजाना बनाने के लिए, अब तो कोई और आ गया ये सारी कोशिशें। अब जो भी नया ब्यूरोक्रेट्स आएगा, मान लें ये बहुत अच्छे हैं, मगर ये अच्छे होने के बाद भी 7, 8, 6 महीने लगेंगे, उसके बाद ये काम को लेकर चलेंगे। मुझे एक जवाब दे दें, मोहतरम बैठे हैं हमारे PTI के दोस्त हैं, ये बता दें कि इस 6 माह में, 8 माह में जितना अरसा इनकी हुकूमत को हो गया है, जो फंड रिलीज हुए थे उनमें से अभी 5% फंड भी नहीं लग सके। उसकी वजूहात क्या थी? उसकी वजूहात बड़ी सिंपल सी थी कि इन्होंने कहा था जो ब्यूरोक्रेसी थी वो उन फंड्स को रोक रही थी, आगे जारी नहीं करने दे रही थी। तो अगर वो रोक रही थी तो मजे वाली बात यह है कि इन्होंने उनको तब्दील जरूर किया है। एक को तीसरी सीढ़ी से रखकर दूसरी में बैठा दिया, लेकिन बैठाया उसी सूबे के अंदर। सेक्रेटरीज तब्दील कर दिए, मजीद अखाड़ पिछाड़ होगी, IG पंजाब हो गए, तब्दीली पे तब्दीली आ रही है, लेकिन वो जो सही तब्दीली जिसका नारा लगाया गया था वो कब आएगी, हम इसका इंतजार करेंगे। राना अजीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, राना अफजल साहब आपका, और अली नवाज अवान साहब आप सबका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद थे। मुझे मेहरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।